आखिरकार वो टोटल स्पेस कितना ले रहा है, ये कहलाता है एरिया। अगर मैं कहता हूं बच्चे, इसलिए अब हम जानेंगे एक बार यूनिट के बारे में, और यूनिट को हम आपस में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं पड़ेगा। तो ये आप एक काम कर सकते हैं कि अगली बार आपको एक क्वेश्चन अगर गिवन हो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे, बट एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हेलो बच्चों, आप सभी का इस अमेजिंग से अनअकैडमी एवेंजर्स के प्लेटफॉर्म पे मैं आयुष सिसोदिया स्वागत करता हूं। और बच्चे, ये हमारी थाला सीरीज है, या फिर आप कह सकते हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए एक वन शॉट रिवीजन सीरीज, जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि अप्रॉक्स 17 मिनट्स के आसपास हम आपका पूरा रिवीजन करवा देंगे बच्चे। तो इस 17 मिनट्स में हम बहुत सारे अमेजिंग कंसेप्ट समझने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जितना हो सके डिटेल में करेंगे और आपका ज्यादा समय भी नहीं लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम करने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया। अब बच्चे, ये चैप्टर अगेन बहुत इजी चैप्टर हो सकता है अगर आपका एक बार कंसेप्ट्स क्लियर हो, फॉर्मूलेज अगर आपको याद हो, लेकिन बच्चे इसमें सिली मिस्टेक्स करते हैं एक ऐसी जगह पे जिसको जानने के लिए आपको ये लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा। एंड मैं गारंटी देता हूं बच्चे, अगर आपने एक लेक्चर पूरा देख लिया और जैसे मैंने बोला है वैसे प्रैक्टिस कर ली, आप अपने हाफ ईयरली में जरूर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। और इस सीरीज में मैथ्स में आगे आने वाले जो भी समय है, बहुत सारे चैप्टर्स में लेके आने वाला हूं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एक वर्ड के बारे में जानते हैं, पेरीमीटर। क्या होता है पेरीमीटर, इसको एक बार जरा डिटेल में समझते हैं। तो चलो देखो यार, पेरीमीटर आखिरकार होता क्या है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की यहां पे बात करूं बच्चे, तो पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, याद रखना बच्चे ये क्लोज्ड फिगर है, यहां पे ये एक ओपन फिगर है, वेयरएज बच्चे ये एक क्लोज्ड फिगर है, यानी कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाए वो कहलाया जाएगा क्लोज्ड। वेयरएज ये एक ओपन फिगर है, तो ये होता है बच्चे उसकी टोटल डिस्टेंस अराउंड इट्स एजेस, या फिर उसकी टोटल बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो कहलाता है पेरीमीटर। अगर आपके सामने ये फिगर है, इस फिगर को एक बार जरा ध्यान से देखो और एक बार फटाफट से बताओ कि इसका पेरीमीटर आखिरकार होगा क्या। चलो एक बार इसका पेरीमीटर पे एक बार नजर मारते हैं। सो ये है मेरे पास यहां पे 3 सेंटीमीटर, फिर बच्चे मैंने यहां से यहां तक का सफर तय किया, फिर अगेन बच्चे ये मेरे पास हो गया 2 सेंटीमीटर, फिर मैंने ऐसे गया तो बच्चे ये हो गया है मेरे पास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, फिर अगेन मैं ऐसे गया तो ये अगेन हो गया है 3 सेंटीमीटर, फिर मैं पूरा ऐसा ट्रेवल करके यहां पर आया तो ये हो गया है मेरे पास 7 सेंटीमीटर, और जब मैं ऐसे वापस आ गया तो ये हो चुका है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये हो चुका है इसका पेरीमीटर। और अब आपको बताना है कि इसका टोटल पेरीमीटर कितना हो गया, क्योंकि देखो बच्चे इसका मैंने एक पूरा राउंड लगा लिया है, तो एक पूरा राउंड अगर इसका होगा बच्चे तो ये कहलाता है पेरीमीटर। अगर बच्चे ये आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आगे मेरे पास आने वाला है एरिया। अब एक जो क्लोज्ड फिगर है, आखिरकार वो टोटल स्पेस कितना ले रहा है ये कहलाता है एरिया। अगर मैं कहता हूं बच्चे ये एक डिवाइस है, एक सेलफोन है, अगर मैंने इसको टेबल के ऊपर रखा तो टेबल के ऊपर इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, सिर्फ टेबल के ऊपर। मैं इसका 3D स्पेस नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं टेबल के ऊपर इसने कितना स्पेस ले लिया, ये कहलाता है इसका एरिया। अगर यहां पे आप एक स्क्वायर देख सकते हैं तो इस स्क्वायर को मैंने छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है, बट एज अ ओवरऑल इसने कितना एरिया ले लिया है, हम चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से। ये है बच्चे यहां पे एक स्क्वायर, तो इस एक छोटे स्क्वायर का एरिया है मेरे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे आप नंबर ऑफ स्क्वायर्स को काउंट कर लीजिए तो ये इसका एरिया हो जाएगा बच्चे। तो अगर मैं इसको कहता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो 16 स्क्वायर्स है, जिसमें से हर एक स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट एक फर्क आपने देखा होगा बच्चे, यहां पर ये 2 लगा हुआ है, वेयरएस अगर मैं यहां पे इसकी पेरीमीटर की बात करूं बच्चे तो सिर्फ सेंटीमीटर है, क्योंकि पेरीमीटर की जो यूनिट होती है बच्चे वो सिंपल यूनिट लिखी होती है, जो भी आपको गिवन हो। यहां पर सेंटीमीटर है
तो आंसर भी सेंटीमीटर में होगा। वेयरस अगर यहां पे सेंटीमीटर में है क्वेश्चन और यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर आने वाला है, यानी कि इसकी यूनिट बच्चे क्या होती है, यूनिट स्क्वायर के बराबर। अगर आपको किलोमीटर में गिवन हो सारा डेटा तो आप किलोमीटर स्क्वायर लिखेंगे, बट याद रखना कैलकुलेट करते वक्त सारी यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। बच्चे यहां पर बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं, यूनिट्स का ध्यान नहीं रखते हैं। यूनिट्स का ध्यान रखना बच्चे बहुत जरूरी है। इसलिए अब हम जानेंगे एक बार यूनिट्स के बारे में, और यूनिट को हम आपस में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं बच्चे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। अब याद रखना बच्चे, सेंटीमीटर है मेरे पास बड़ी यूनिट और ये है मेरे पास छोटी यूनिट। जब भी मैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाऊंगा, याद रखना बच्चे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में मल्टीप्लाई और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे मैं डिवाइड करता हूं। तो अगर मैं ऐसे जाऊंगा बच्चे तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर मैं ऐसे जाऊंगा बच्चे तो यहां पर मैं डिवाइड करूंगा। मैं बिग से स्मॉल जा रहा हूं तो याद रखना बच्चे यहां पर है मल्टीप्लाई, और स्मॉल यूनिट से बड़ी यूनिट पे जा रहा हूं तो मैं डिवाइड कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं मिलीमीटर स्क्वायर की बात करूं बच्चे, मिलीमीटर स्क्वायर से मैं सेंटीमीटर स्क्वायर की तरफ जा रहा हूं, तो देखो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में मैं 10 से डिवाइड करूंगा। लेकिन अब यहां पे स्क्वायर है बच्चे, स्क्वायर, तो स्क्वायर के केस में मैं एक जीरो एक्स्ट्रा लगा रहा हूं, बेसिकली यहां पे डबल करूंगा, है ना। वैसे तो देखो बच्चे मिलीमीटर से मैं सेंटीमीटर में 10 करता हूं, लेकिन यहां पे स्क्वायर है तो मैंने 100 कर दिया। अब सेंटीमीटर से मीटर में मैं 100 करता हूं, लेकिन यहां पे स्क्वायर है तो मैं 2 जीरो और लगा दूंगा, जितने जीरो हो उतने जीरो एक्स्ट्रा लगा दो। अब मीटर से किलोमीटर बच्चे देखो ध्यान से देखना, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, लेकिन यहां पे 3 जीरो हैं तो यहां पर बच्चे मैं 3 और जीरो लगा दूंगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर है बच्चे। या फिर क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व करना हो तो फाइनल आंसर से पहले ही इनको कन्वर्ट कर लो, पहले ही इनको कन्वर्ट कर लेंगे आप किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, तो आपको किलोमीटर स्क्वायर से डील नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप एक काम कर सकते हैं कि अगली बार आपको एक क्वेश्चन अगर गिवन हो जिनको आप अभी सॉल्व करके बताइएगा कि 100 मीटर ये कितना किलोमीटर हो जाएगा, फटाफट से सारे बच्चे इसको सॉल्व करके बताएंगे कितना किलोमीटर हो जाएगा। तो देखो बच्चे, स्मॉल से बिग यूनिट तो मैं डिवाइड करूंगा, यहां पे डिवाइड कितने से डिवाइड करूंगा बच्चे, जो इसका डिवाइडिंग फैक्टर होगा, डिवाइडिंग फैक्टर कितना था यहां पे 1000, तो यहां पे मैं 1000 से डिवाइड करूंगा। तो यहां पे मैं कुछ जरा आपके लिए कन्वर्जन लिख देता हूं। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और बच्चे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। लेकिन याद रखना, क्या ये सिर्फ किलोमीटर में होता है बच्चे? यहां पे हम एरिया की बात कर रहे हैं तो लेंथ की बात करेंगे, बट ऐसे ही कुछ कन्वर्जन्स आगे आने वाले टाइम पे आप लीटर में भी पढ़ेंगे, याद रखना वेट में भी पढ़ोगे। तो ये अभी से प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब आगे एक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहां पर स्क्वायर आपके सामने है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। और सारे एंगल बच्चे 90 डिग्री के बराबर होते हैं। और अब अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर P के बारे में, तो उसका पेरीमीटर क्या होता है बच्चे? 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड के बराबर। जो भी साइड की वैल्यू होगी वो हो जाएगा पेरीमीटर के बराबर। क्यों? मेरे को इसका डिस्टेंस निकालना है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो वो 4 इंटू साइड के बराबर हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे एरिया देखता हूं बच्चे, तो वो मेरे पास हो जाएगा साइड इंटू साइड के बराबर, जो कि हो जाता है बच्चे साइड स्क्वायर के बराबर। अगर मैं दो सेम चीजों को मल्टीप्लाई करता हूं तो वहां पे स्क्वायर आ जाता है, या फिर आप इजीली इसको साइड इनटू साइड भी बोल सकते हैं। तो स्क्वायर का पेरीमीटर एंड एरिया आपको बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से अगर आ चुका है आपके पास रेक्टेंगल, अब आप ध्यान से देखो इसका पेरीमीटर क्या होगा। इसकी सारी साइड्स को अगर मैं ऐड करता हूं, यहां पर इसको मैं बोलता हूं लेंथ L, A की जगह, है ना, यहां पे इसको मैं बोलता हूं L, और ये होगी ब्रेड्थ B, है ना। अब अगर क्या होगा आगे जरा ध्यान से देखो, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ। अब ये 2 मेरा बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ के बराबर हो जाएगा इसका पेरीमीटर।
वेयर एज अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करता हूं तो वो सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होगा रेक्टेंगल किस तरीके से होता है। लेकिन अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूं और खास तौर पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। बट एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, जिसकी सारी साइड्स यहां पर बराबर होंगी। या फिर ट्रायंगल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल आपको सम ऑफ ऑल साइड्स करना है। अगर मान लीजिए इसकी इक्वल साइड्स ना होके ए बी और सी होती तो यहां पे आपको ए प्लस बी प्लस सी करना है। बट अगर ये इक्वल साइड्स होती तो यहां पे क्या हो जाता बच्चे, इसका पेरीमीटर हो जाता 3 इंटू साइड्स, अगर सारी साइड्स इसकी बराबर होती। अब ट्रायंगल आखिरकार कितने टाइप का हो सकता है, तो देखो बच्चे बाय साइड अगर मैं बात करूं कि सिर्फ साइड के तौर पे कितने हो सकता है, तो बच्चे एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी बच्चे दो साइड्स बराबर हो वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। बट जिसकी यहां पर तीनों साइड्स डिफरेंट हो वो होता है स्केलिन ट्रायंगल। बाय एंगल भी यहां पे जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से कम हो वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिसका एक एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर हो वो कहलाता है राइट एंगल। और ऑब्ट्यूज यानी कि एक एंगल 90 डिग्री से अगर बड़ा हो जाता है तो वो कहलाता है आपका बच्चे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ट्रायंगल्स आई होप बच्चे आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। लेकिन अगर मैं यहां पे एक रेक्टेंगल के अंदर से दो ट्रायंगल्स बना दूं तो क्या होगा, तो बच्चे याद रखना इस रेक्टेंगल एरिया ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 के बराबर होगा। दैट मींस अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो ट्रायंगल नंबर 1 के एरिया में मैं ऐड कर दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2। तो यहां से मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं मेरे बड़े वाले रेक्टेंगल का। तो यहां पे बेसिकली दो ट्रायंगल्स इसका पार्ट है और ये दोनों ही ट्रायंगल्स क्या इक्वल होंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में जरा इसके बारे में विचार अपने प्रकट करिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं दो इक्वल शेप्स में किसी भी रेक्टेंगल को पार्ट कर देता हूं, दो इक्वल शेप्स में, तो किसी भी एक इक्वल शेप का एरिया निकालना है। मान लीजिए मुझे यहां पे इस इक्वल शेप 1 का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ 1 कितना होगा, वो होगा बच्चे इस रेक्टेंगल के एरिया को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि यहां पे जो 1 है ना वो 2 के बराबर ही है, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, दोनों पार्ट्स बच्चे बराबर हैं। और ऐसे पार्ट्स को मैं बोलता हूं कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, यानी कि जो बिल्कुल सेम होते हैं, तो ये होते हैं बच्चे हमारे कॉन्ग्रुएंट पार्ट। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट पार्ट बिल्कुल क्लियर है तो अब आपके सामने आ चुका है बच्चे पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट के बराबर। अब बेस क्या होगा, बेस बच्चे वो होता है जहां पर हाइट ड्रॉ होती है। यहां पर बच्चे मेरी हाइट ये रही, हाइट h, और यहां पर बच्चे ये रहा मेरा बेस b। आप हाइट h को बाहर भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन बेस सिर्फ इतना ही रहेगा। तो बेसिकली हाइट जो होती है बच्चे ये एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है। और अगर इसका मैं पेरीमीटर की बात करूं, इसके अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो सिंपल आपको सम ऑफ ऑल साइड्स करना है, जिसमें अपोजिट साइड्स मेरी बराबर होती हैं। तो ये बच्चे हो गई a और ये मेरे पास हो गया यहां पे बेस b। तो यहां पे a प्लस b बच्चे इसका पेरीमीटर हो जाएगा, कुछ कुछ रेक्टेंगल की तरह ही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहां तक पैरेललोग्राम अगर आपको क्लियर है तो अब आ चुका है अनदर इंपॉर्टेंट शेप, और ये शेप है बच्चे सर्कल। सर्कल में कई बार बच्चों को बहुत डाउट होता है कि सर्कमफ्रेंस क्या है बच्चे, कुछ कुछ पेरीमीटर की तरह ही है। अगर आपने यहां से चलना शुरू किया और आप चलते चलते यहां तक आ गए तो आपने आखिरकार कितना एरिया कवर किया बच्चे, ये है इसका केंद्र बिंदु यानी कि सेंटर बिल्कुल बीच में। तो ये जो डिस्टेंस होगा बच्चे ये कहलाता है रेडियस r। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है बच्चे वो होता है 2 पाई r, जिसमें पाई की वैल्यू तो आप सभी को जरूर याद होगी, वो की होती है 22/7 या फिर 3.14 के बराबर। अगर मैं कहता हूं इस पूरे का एरिया क्या होगा बच्चे, तो वो कहलाता है पाई r स्क्वायर के बराबर। तो बच्चे अब काफी हद तक आपके फॉर्मूलेज हो चुके हैं खत्म, कुछ छोटे छोटे से सवालों की तरफ जाते हैं। एक बार ब्रीफ में मैं आपको समझा देता हूं, सॉल्व तो आपको खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि एक रिवीजन सीरीज है।
तो वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ corresponding height of a parallelogram are 3 centimeter and 4 centimeter respectively. Find the area of the parallelogram. बच्चे ये रही इसकी हाइट h और ये रहा इसका बेस, तो एरिया क्या होता है बच्चे, बेस इंटू हाइट, यानी कि 3 इंटू 4, और यहां पे ये है सेंटीमीटर, तो बच्चे एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब एरिया कितना आएगा इजीली आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे ये रहा बच्चे इसका AB बेस और ये रहा बच्चे AC इसका परपेंडिकुलर, ये आपको गिवन है। अब हमें फाइंड करना है AD, इसको अगर AD है बच्चे X, तो याद रखना एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ बच्चे बेस इंटू हाइट, बेस है बच्चे 5 और यहां पर ये जो हाइट है बच्चे ये है 12, ये बच्चे किसके बराबर होगा, हाफ x, क्योंकि ये भी यहां पे हाइट है और ये बराबर होगा यहां पे 13 के। तो यहां से अब आप लोग कैंसिल आउट करके इजीली x की वैल्यू को निकाल सकते हो। सिर्फ x की वैल्यू को आपको निकालना है, क्योंकि एक बार आपने इसको बेस और इसको हाइट बना लिया, एक बार इसको बेस और इसको भी आप हाइट बना सकते हैं। तो आई होप बच्चे ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब अगर मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं, तो अगला सवाल क्या कहता है, सुधांशु डिवाइड्स अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। बच्चे इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कुलर शेप डिस्क। बच्चे एक सर्कुलर शेप डिस्क का क्या होगा पेरीमीटर, तो बच्चे देखो इसका पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, ये हाफ हो चुकी है तो मैंने इसको हाफ कर दिया, तो ये हो गया है मेरे पास पाई आर। तो पाई आर से बच्चे मेरे पास ये डिस्टेंस आ चुका है, बट मेरे पास ये वाला डिस्टेंस भी तो है, एक है आर दूसरा भी है आर, तो पाई आर प्लस 2r मैं रेडियस भी ऐड करूंगा और r की वैल्यू है मेरे पास 7, तो 22/7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7 मेरे पास आ चुका है। तो यहां से अब मेरा आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये सारे आंसर्स बच्चे कमेंट सेक्शन में आपको ही बताने पड़ेंगे, क्योंकि अगला सवाल आपके सामने एक इंपॉर्टेंट सवाल है और होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। मैंने सारे फॉर्मूलेस बच्चे आपको समझा दिए हैं पूरी इस उम्मीद के साथ कि अब जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे और अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में बिल्कुल तोड़फोड़ मचा के आएंगे। तो बच्चे बाय बाय एंड टेक केयर। इस सीरीज में बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ते रहिएगा। Unacademy. Let's crack it.